ओके, थैंक यू विशेष एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल शराबी और हम पास इट ऑन के चैप्टर 4 पे हैं। वी आर ऑन पेज 85। तो बिल डब्ल्यू ने हवाई उड़ान कर ली। कल हमने गोल्फ भी खूब खेल लिया बिल डब्ल्यू के साथ मैनचेस्टर में, एरोगोना क्लब में। और अब काम पे वापस आ जाते हैं। गेटिंग बैक टू वर्क, page 85 we start. Continuing his investigation of stocks, Bill came interested in a corn produce company called Penick and Ford. वापस काम पे आते हुए स्टॉक इन्वेस्टिगेटर बिल, एक एनालिस्ट सिक्योरिटीज का, उसकी दिलचस्पी एक कंपनी में गई जिसका नाम था पेनिक एंड फोर्ड। पेनिक एंड फोर्ड एक संस्था थी जिसके स्थापक थे, फाउंडर्स थे अतुल जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? मेरे को ही नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? प्लीज हाँ, बताएं। ये दोनों अतुल जी इसके जो आपकी स्थापक थे उनके नाम आवाज नहीं आ रही। मक्के से बने हुए पतंग थे, ऑर्केस्ट्रेटेड मनूवर। अतुल जी आपकी आवाज काफी कट रही है। अगर आप बेहतर लोकेशन पे शिफ्ट करना चाहें तो। मैं अपनी लोकेशन तो मेरे को 1 मिनट लगेगा। इज इट बेटर नो? ये बीच में बेटर हो जाती है, फिर चली जाती है, तो दोबारा कोशिश कर सकते हैं। अब ठीक है क्या? जी बहुत बढ़िया। ओके, तो इन कह रहा है कि ना वेल ऑर्केस्ट्रेटेड मनूवर, यानी कि एक सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से प्रबंध का वो किए हुए कार्य के अंतर्गत बिल डब्ल्यू क्या किया? आई डिड द जॉब इन रिवर्स ऑफ एवरीबडी एल्स। रिवर्स यानी कि एक उल्टे नजरिए से, एक दूसरे नए नजरिए से इस कार्य को उसने किया कि इस पेनिक एंड फोर्ड कंपनी में निवेश कैसे किया जाए। वैसे तो एक कंपनी में उसके जो आंकड़े हैं उसको देख के, उसके जो वर्किंग है, उसकी जो तौर तरीका है काम करने का, उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या पदार्थ बनाता है, वो उसके बेसिस पर उस पर इन्वेस्ट कर दिया और इंतजार किया कि वो कंपनी अच्छा काम करेगी। लेकिन यहाँ दूसरा काम किया बिल डब्ल्यू ने। आई डिड द जॉब इन द रिवर्स ऑफ एवरीबडी एल्स। आई वेंट ऑन द थ्योरी that I would go out and sell my friends the stock. In other words, encourage them to buy it in the open market. बिल डब्ल्यू ने क्या किया कि इस स्टॉक में, इस शेयर में उसने लोगों को ये शेयर जो है खरीदवाया। उसने शेयर को जितने लोगों को हो सके और जितनी तादाद में हो सके बेचने की कोशिश करी। जब शेयर बिकेगा और अच्छी तादाद में बिकेगा तो जाहिर सी बात है उसका दाम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो बिल डब्ल्यू ने यही किया कि लोगों को इस शेयर के बारे में बताया, इस शेयर के बारे में उनको एक आश्वासन दिया कि ये बढ़ेगा, प्रोत्साहित किया उनको कि इनका ये बहुत बढ़िया निवेश रहेगा, और इस शेयर में खरीदी हुई, दाम बढ़ा। I got a hold of this specialist in the stock and sold him a bill of goods. स्पेशलिस्ट जो इसमें माहिर था, इस शेयर के बारे में जो ज्यादा जानता था, जो इस शेयर के बारे में और इन पदार्थों के बारे में जिसकी जानकारी अच्छी थी, उसके पास गया नहीं, सोल्ड हिम अ बिल ऑफ गुड्स, यानी कि उसको भी बढ़िया तरह से पटाया और बोला कि ये शेयर जो है बहुत बढ़िया शेयर है, इसमें निवेश किया जाए। दैट इज आफ्टर अक्यूमुलेटिंग माई ओन लाइन, और साथ में खुद भी खरीदता रहा। ये देखते हुए कि शेयर का दाम बढ़ रहा है, उसने अपनी होल्डिंग भी, यानी कि अपने शेयरों की संख्या भी बढ़ाता रहा। एंड देन आई फिगर्ड that if I did enough advertising with this around and solid selling, every time we got a bad market setback, I could bring it enough buying to peg the damn thing.
यानी कि जब भी मार्केट में थोड़ी सी भी गिरावट आती थी तो एक शेयर की जब खरीद बढ़ जाती है तो उसका दाम भी बढ़ जाता है। तो अगर मार्केट में कोई गिरावट आ जाए, मार्केट सेंटिमेंट अगर पुअर हो और उसमें गिरावट आ जाए शेयर में, तो शेयर की खरीद से वो उस शेयर के दामों को वापस एक ऊपरी स्तर पे ला सकता था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, मेरे को भी 100% समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मार्जिन ट्रेडिंग हो रही है दोस्तों यहाँ पे, और मार्जिन ट्रेडिंग में हम अत्यधिक मात्रा में शेयरों की बात करते हैं और सिर्फ जो डिफरेंस है वो जमा हो रहा है राशि के रूप में। तो मेरी जो समझ है उसके हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ। एनी एक्सपर्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड फॉरवर्ड ट्रेडिंग एंड मार्जिन ट्रेडिंग will be able to add more dimensions to this. It wasn't too big. Only 400,000 shares wasn't too big. 4 लाख शेयर की बात कर रहे हैं वो कह रहा है नॉट टू बिग, यानी कि 4 लाख शेयर जो हैं वो आदान प्रदान में आ गए हैं। उनकी होल्डिंग जो है वो बिल और उनके साथियों के पास है। इसमें उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि आगे पढ़ेंगे हम, अपनी माँ को भी शेयर बेचे उसने, 900 खरीदवाए उनसे। और अपने जान पहचान के सर्कल में, दायरे में जितने लोग आते हैं जो उसके निवेश पे भरोसा करते हुए आ रहे हैं, उसको उन्होंने ये शेयर जो है खरीदवाए हैं। और टोटल होल्डिंग जो है वो 4 लाख शेयर की बात कर रहे हैं, विच बाय दिस टाइम हैड गॉटन इनटू द 40s, और उसका दाम जो है वो 40 के आसपास आ गया था। और शुरुआत में इन्होंने $20 के आसपास से ये शेयर की खरीदी शुरू करी थी। तो 20 में शुरू करी थी, उसके बाद और 30 में भी खरीदी, 40 में भी खरीदी, जब गिरा तो और खरीदा, जब 30-35 का रेट दोबारा गिरा, तो इसमें खरीद फरोख्त होती जा रही है। दाम इसका ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन खरीद भी हो रही है, बिक्री भी हो रही है, और देखा जा रहा है तो इसकी होल्डिंग जो है बढ़ती जा रही है। और इसमें जो निवेश है, अगर हम राशि के रूप में देखें तो अत्यधिक निवेश हो गया है। I started with it at about 20 in the year before. I could peg it and so protect myself, and that would enable me to run on a pretty small shoestring. In other words, I could carry lines of thousands of shares of it myself. और इस जरिए से जो उतार चढ़ाव हो रहा था उस पर नजर रखते हुए सही टाइम पे खरीदना, सही टाइम पे उसको होल्ड करना, और जरूरत पड़े तो और खरीदना करते हुए बिल डब्ल्यू यहाँ पे ये कह रहा था कि उसका प्राइस जो है वो खरीद बेच से कंट्रोल करते हुए, और क्योंकि दाम ज्यादा नहीं था शेयर का, $20-30-40 के शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उसको कंट्रोल कर सकता था। एंड आई कुड कैरी लाइंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स ऑफ इट माई सेल्फ, यानी कि कई हजार शेयर जो थे वो खुद स्वयं बिल के पास थे और वो उनको अपने पास स्थायी रूप से रख पाला था, क्योंकि जो दाम थे उनमें ज्यादा उतार चढ़ाव वो होने नहीं जाता। He could peg it. पेग का मतलब है उसको नियंत्रण में, वो उसके दाम को, शेयर के दाम को रख पा रहा था। ओके, एंड श्योर इनफ इन द स्प्रिंग ऑफ 1929 देयर वाज अ हेल ऑफ अ क्रैक इन द मार्केट। अब स्प्रिंग ऑफ 1929 यानी कि स्प्रिंग मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मार्च अप्रैल की, तो एक क्रैक इन द मार्केट यानी कि मार्केट में गिरावट सी आई। And boy, I let that thing down 5 points, and I got thousands of shares of it into my friends' hands, and meanwhile pegged the price and protected myself. और जैसे ही गिरावट आई $5-1 की, तो उसने और शेयर ना ही केवल खरीदे, लोगों से खरीदवाए। और उसके वजह से, जैसे मैंने कहा था, अगर खरीद होगी किसी शेयर में तो उसका प्राइस जो है, उसका दाम जो है, उसमें गिरावट वो नहीं आने दे रहा था, क्योंकि खरीद हो रही थी। वहां पे खरीद होगी तो दाम गिरेगा नहीं, हल्का बढ़ाव भी आएगा इसमें, चाहे मार्केट जो है उसका सेंटिमेंट डाउन हो, कोई बात नहीं, फिर भी उसमें बढ़ाव इसलिए आएगा क्योंकि खरीदी हो रही है। सो आई थॉट, वेल, you put your friends on it in the dip instead of selling it to them on the bulges, and they give them a wonderful break, and meanwhile they're protected. और अगर किसी शेयर की गिरावट में उनको एंटर कराएं, उनको बोलो अब खरीदो, खरीदने का टाइम ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब शेयर बढ़ेगा तो उनको मुनाफा भी अच्छा होगा। तो अपनी तरफ से उसका नेक इरादा था, अपने दोस्तों को, अपने सहकर्मियों को वो इन्वॉल्व कर रहा था, लेकिन उनकी भलाई का ध्यान भी रखते हुए। और
अपनी भलाई का ध्यान तो रख ही रहा था, गिरावट पे वो भी खरीद रहा था. आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रेड देम ऑन एंड मेक मनी दैट वे, एंड वी गॉट अ लॉन्ग फुल ऑपरेशन गुड इनफ फॉर क्वाइट अ व्हाइल येट. और ये लंबे दौर में एक सफल योजना सिद्ध होने जा रही थी. ये बिल डब्ल्यू का एक आश्वासन था, इस बात को लेकर आश्वस्त था, उसको विश्वास था कि लंबे दौर में उसकी जो नीति थी वो कारगर सिद्ध होगी. He even persuaded his mother to buy 900 shares. अपनी माताश्री को भी बोला 900 शेयर आप भी ले लो. अब उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं करी होगी, उन्होंने 900 शेयर, और अगर उस राशि का शेयर था $30-40 में खरीदा तो हो सकता है उन्होंने सारे शेयर जो है वो फिजिकली डिलीवर कराए होंगे, फॉरवर्ड ट्रेडिंग नहीं करी होगी 900 शेयर की, लेकिन 900 शेयर उन्होंने माताश्री को भी दिलवाए. Advising her in January 1929 not to sell at least $60 per share. क्योंकि $60 के कम के दाम में आप बेचना मत इन शेयरों को, इसमें अच्छे मुनाफा जो है वो होगा. He then decided that he was prepared for a possible drop in the market. देखो बिल डब्ल्यू काफी माहिर था अपने काम में, और उसकी दूरदर्शिता जो थी वो शेयरों को लेके भी उतनी ही सटीक थी जैसे कि और चीजों को लेके. और 1929 का ग्रीष्म काल आते आते बिल डब्ल्यू को ये भी इल्म था, उसको ये नोशन था कि शेयर प्राइसेस में गिरावट आने वाली है, पॉसिबल ड्रॉप. इट वाज आल्सो इन 1929 दैट ही ब्रोक विद हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर फ्रैंक शॉ. फ्रैंक शॉ जिसके लिए पहले काम करता था, जिसने उसको ब्रेक दिया था और जिसके लिए उसके बाद उसने एक कंपनी में काम किया था. उसके बाद जब फ्रैंक शॉ ने अपनी कंपनी बदली तो वो बिल डब्ल्यू को भी अपने साथ ले गया. तो उसका सहकर्मी था, उसका बॉस था कई सालों तक. लेकिन 1929 में, और मुख्य तौर से उसके शराबीपन की वजह से, ही ब्रोक विद हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर. उसका जो फ्रेंड था, उसका दोस्त, बेनिफैक्टर यानी कि उसका शुभ चिंतक, उसका भलाई करने वाला, उसके साथ उसने अपना रिश्ता जो था, नाता जो था, तोड़ दिया था. उसने क्या तोड़ा था? फ्रैंक शॉ की ड्रिंकिंग, बिल की ड्रिंकिंग से फ्रैंक शॉ परेशान था और उसने उसके साथ जो था उसका संबंध जो था वो वहां पर टूट गया था. अब बिल डब्ल्यू हो गया अकेला. बिल डब्ल्यू वाज गोइंग टू बी अ लोन वुल्फ ऑन वॉल स्ट्रीट एंड अ पावरफुल वन एट दैट. अब बन गया लोन वुल्फ. ये वो लोन वुल्फ वर्ड जो है बिग बुक में भी आया है. लोन वुल्फ मतलब एक अकेला भेड़िया. भेड़िया वुल्फ जो होते हैं वो जनरली पैक्स में यानी कि समूह में घूमते हैं, समूह में अपना शिकार करते हैं और समूह में अपना अपना निर्वाह, अपना गुजारा करते हैं जंगलों में. एक लोन वुल्फ यानी कि अकेला भेड़िया जो होता है वो किसी वजह से समूह से अपने अलग हो जाता है, या तो भटक जाता है या उसको समूह किसी कारण से त्याग देती है और वो लोन वुल्फ बन जाता है. लोन वुल्फ का मतलब ये भी होता है कि उसने कुछ ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से समूह ने उसको तोड़ दिया हो. लेकिन लोन वुल्फ आखिरकार बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि उसमें एक आग होती है अंदर, और वो जब मार्केट में या जंगल में अकेला घूमता है तो उसके में एक अलग शक्ति होती है. तो ये लोन वुल्फ जो वर्ड है, इसको दोनों सेंसेस में, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंसेस में लिया जा सकता है. कि अपने किसी, यहाँ पे उसके शराबीपन की वजह से उसको लोगों ने थोड़ा सा उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी बिल डब्ल्यू से, तो ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया. लेकिन इसका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देखें तो बिल डब्ल्यू काफी शक्तिशाली था और अकेले, अब उसको किसी पर निर्भर नहीं था. वो अपने जो उसके अपने निर्णय खुद ले सकता था, और पावरफुल लोन वुल्फ था वो, यहाँ पे पावरफुल वन एट दैट, यानी कि इसका अपनी एक और शक्ति थी जिसकी वजह से वो कार्यगत सिद्ध हो रहा था, सफलताएं प्राप्त कर रहा था. और उसमें एक अजीब सी शक्ति थी जो एक अकेले भेड़िए में होती है जो जंगल में घूमता है. अकेले होने की वजह से उसकी शक्तियां जो हैं वो और तीव्र हो जाती हैं, उनकी तीव्रता बढ़ जाती है और वो काफी खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है. तो ऐसे जो बिल डब्ल्यू था एक लोन वुल्फ वॉल स्ट्रीट में बन गया था. Few margin traders were ready for the cataclysm that hit the market that October. अब अक्टूबर 1929 में आया द ग्रेट डिप्रेशन, और फ्यू मार्जिन ट्रेडर्स, कई मार्जिन ट्रेडर्स थे, यानी कि शेयर ब्रोकर जो थे, जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते थे, इस कैटेक्लिज्म का मतलब हुआ महाविनाश, प्रलय, क्योंकि वही हुआ था. इतना भारी गिरावट, और जो उसके बाद आर्थिक मंदी जो छाई रही थी वो कई सालों तक
मतलब ठीक होते होते लगभग एक दशक लग गया था। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका असर हुआ, खास तौर से यूएसए और यूरोप में, लेकिन इसका जो असर था वो पूरे विश्व में हुआ। तो ये एक प्रलय जो था, एक विनाशकारी दुर्घटना जो थी, जिसको कैटेक्लिज्म बोल रहा है, उस अक्टूबर में मार्केट में उतरी। इवन बिल हैड प्रिपेयर्ड फॉर अ स्क्वॉल, व्हाट impended was a hurricane। बिल ने भी तैयारी करी थी। किस चीज की तैयारी करी थी? स्क्वॉल की, एक छोटे मोटे आंधी तूफान की। स्क्वॉल आया, छोटा मोटा थोड़ी आंधी चली, जोर से हवाएं चली, उसके बाद वो मंद पड़ गई, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, खत्म। हमने दिल्ली और अनशंजो में स्क्वॉल्स आते हुए रहते, स्क्वॉल आया, लेकिन ये स्क्वॉल नहीं था, ये था हरिकेन, यानी कि एक भयंकर विनाशकारी तूफान। हरिकेन, साइक्लोन, टोर्नेडो, टाइफून जिसको हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो अमेरिका में आते हैं, जिसकी वजह से भारी भरकम विनाश होता है जानो माल का। तो वो चीज थी ये हरिकेन। When the first wave of selling sent prices plunging, his Panic and Ford shares dropped from 55 to 42। $55 का शेयर सेलिंग की वेव आई, 55 से सीधा हो गया 42। अब देखो, अब $13 की गिरावट एक शेयर में, जिसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग करी हुई है, और हम 4 लाख शेयर्स की संख्या की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन दोस्तों की मदद से बिल ने क्या किया, ही बॉट हेविली इन एन अटेम्प्ट टू श्योर अप द प्राइस। कि वही नीति उसने अपनाई कि दाम घट गए हैं, खूब ज्यादा तादाद में और खरीदो, ताकि दाम जो है वो वापस बढ़ जाए। और उसने वही किया। द स्टॉक रैलीड, क्लाइम टू 52 एंड देन मेड अ सिकनिंग डाइव टू 32 इन अ सिंगल डे। थोड़ी सी खरीदी की वजह से वो वापस 52 पे आया, लेकिन 52 से एक सिंगल डे में, केवल एक दिन में 52 से 32, और ये भी बुक में मेंशन्ड है 52 से 32 इन वन सिंगल डे। ये इतनी भारी गिरावट है। और हम बात कर रहे हैं कितने शेयर्स की दोस्तों? 4 लाख शेयर्स की। हम बात कर रहे हैं $20 की गिरावट की, यानी कि हम बात कर रहे हैं $8 मिलियन की, $80 लाख एक सिंगल डे में राशि के रूप में गिरावट, नुकसान। वाइपिंग आउट द फ्रेंड्स हु हैड ट्रस्टेड हिज जजमेंट्स, सारे साफ हो गए, सफाया हो गया सबका, आर्थिक सफाया, वाइपिंग आउट। वो दोस्त उसके जिसने उस पर विश्वास किया था, बिल्कुल ही वाइप आउट हो गए, वो सारे आर्थिक रूप से शून्य। एंड बिल हिमसेल्फ, और बिल खुद तो गया ही गया, ही वॉज ब्रोक। यहां आके बिल जो है वो बिल्कुल कड़का हो गया, सारे पैसे उसे खत्म हो गए। The minute my money went, the confidence in me was suddenly zero, he recalled। जब तक आदमी पैसा कमा रहा है और कमा रहा है, लोगों की कमाई बढ़ा रहा है, तब तक तो बहुत लोगों को उसके ऊपर विश्वास है, बहुत आश्वासित है उससे, बहुत खुश है, बड़ा निर्भर है उस पर, बड़ी तारीफ भी करते हैं उसकी। लेकिन जैसे ही ये प्रलय हुआ, तो उसके ऊपर जो लोगों का विश्वास था, जो लोग उसकी तारीफ करते थे, जो लोग उसके किए और कहे पे चलते थे, वो उससे उनका विश्वास पूर्ण रूप से उठ गया। बिल का अपने आप के ऊपर से भी किसी हद तक हम कह सकते हैं यहाँ पे विश्वास उठ गया। तो ये कैसे उसने पैनिक एंड फोर्ड में इन्वेस्टमेंट करी, कैसे ये डिप्रेशन आई, जिसको ये कैटेक्लिज्म यानी कि प्रलय का एक परिभाषा दे रहा है यहाँ पे। और हम देख रहे हैं कि कैसे वाइप आउट हो गया फाइनेंशियली बिल डब्ल्यू, और उसके सारे सह निवेशक जो थे, जो इस पैनिक एंड फोर्ड में जिन्होंने निवेश किया था। तो ये एक दौर था जो बिल डब्ल्यू के जीवन में आया, बहुत भारी गिरावट, और एक पूरे उसका जीवन जो है इससे परिवर्तित हो गया। कैसे ये उससे उभर के कैसे बाहर आएगा बिल डब्ल्यू, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया मैंने, बट जरूरी था। आई वांटेड टू फिनिश दिस एंटायर incident of how Panic and Ford share came into being and how the Great Depression wiped Bill and all his friends out. Thank you, Devajish, and back to you. धन्यवाद अतुल जी। मैं राजेश जी को आगे बुलाना चाहूंगा। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने ये ग्रेट पेश खास करा हम लोगों के लिए, थैंक यू।
बीडब्ल्यू के जीवन का ग्रहण, पैनिक एंड फोल्ड। अच्छा, कई बार इस कंपनी के बारे में बात हो चुकी है, जितनी बार भी हम बिग बुक में इस स्टोरी को, लेकिन खासकर पासिए टाउन में बड़ा गहराई से इसका चित्रण करा हुआ है। अगर बाकी किताबों में नहीं, ये कम्स ऑफ एज में भी जिक्र है इसका, लेकिन इतनी गहराई से नहीं कि बेसिकली क्या हुआ, गलती कहाँ हुई। क्योंकि मार्केट का एक रुख होता है, मार्केट हर 5-10 साल में एक आधा गोता लगाती है, और कई बार भारी गोता लगा देती है। और ग्रहण इसलिए बोला कि ये बीडब्ल्यू के जीवन का, जब भी इसमें इंटरेस्ट लिया, हालांकि पता नहीं बिल के मतलब बिल को क्या स्पेशल इंटरेस्ट था इस कंपनी में, समझ मेरी भी नहीं आई। मतलब आगे भी इस कंपनी में अब बीडब्ल्यू के एंड है जी, हाइट का, मतलब प्रोफेशनल हाइट का ही एंड चल रहा है। हल्का सा झटका एक और लगेगा, खत्म। अब मतलब अब बचा नहीं है कुछ भी, बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बीडब्ल्यू को अब कोई हाइट देने वाली है, कोई या पैसा या बाकी चीजें। हल्का सा एक झटका और मिलेगा कुछ मोमेंट का, मतलब कुछ महीनों का। अब 1929 में बीडब्ल्यू जो पैनिक फोर्ड में पूरे का पूरा मतलब देखो, प्लानिंग तो सही कर रहा है, बेस स्कीमें बना रहा है, अफवाह सी बनाई कि कंपनी बहुत तरक्की करने वाली है, और पूरी मार्केट में हलचल कर दी। क्या कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को खुद उस कंपनी के शेयर खरीदवा रहा है, पैनिक एंड फोर्ड के खरीदवा रहा है, बेच रहा है, जैसे ही मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट को उठाने के लिए। एक्चुअली क्या, ये रिस्क बहुत रहता है कि मार्केट को अपने हाथों में होल्ड करने की पावर। अच्छा, बीडब्ल्यू की, अच्छा अब और भी मेरे को ना इस शख्सियत पे, मेरे को भी शेरो शुरू के बारे में ये डीपली नहीं है पता, लेकिन बीडब्ल्यू की जो शख्सियत है कि पूरी मार्केट में होल्ड कर पा रहा। अगर ये अप्रैल 1939 की बात है तो अक्टूबर में जाके आया है जो घोर अंधकार, लेकिन वो 2-3 महीने से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन जो है वो मार्केट में चल रहा था, और बीडब्ल्यू अलग अलग तरीके से प्लान कर रहा था। अब सही में अतुल जी से कह रहे 4 लाख शेयर यार किसी कंपनी के, और अमाउंट भी देखो, रिस्क फैक्टर कितना है। अमाउंट अगर अगर मान लो मार्जिन ट्रेडिंग भी है, तो पैसे तो महीने में या 7 दिन में या 15 दिन में जो भी यूएसए का ट्रेंड है वो तो जमा करवानी ही है भाई साहब। या तो उस शेयर को आप खरीदोगे या बेचोगे, ये दोनों चीजें हैं। घाटा हो चाहे मुनाफा हो, वो तो करना ही पड़ेगा। जब इतने भारी अमाउंट में शेयर खरीदारी हो जाएगी तो फिर वो आदमी ले नहीं पाएगा उस मार्केट को, अगर उस शेयर को अगर वो गिर जाएगा। और होना क्या शुरू हुआ कि बीडब्ल्यू दोस्तों के साथ इसी कंपनी पे, रिसर्च नहीं है अंदर की, कोई खास रिसर्च नहीं है, खैर वो तो मार्केट ही पूरी क्रैश डाउन हुई, लेकिन खास नहीं है बीडब्ल्यू की। बीडब्ल्यू ने एक शेयर उठा लिया कि इस कंपनी के शेयर के ऊपर हमने काम करना है, और पूरे का पूरा होल्ड, जैसे किसी चीज के ऊपर ना एक कंपनी को उठा लिया कि टाटा को उठा लिया, भाई साहब टाटा के इतने शेयर उठाने हैं, इतने बेचवाने हैं दोस्तों के बीच, और उस तरीके से होल्ड करने की बात होगी। लेकिन यार वो धीरे 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 चीजें जो है वो खुद भी अपने रिश्तेदारों को, जैसे मदर का लिखा है, इमली को खरीदवा दिए, माँ को खरीदवा दिए 900 शेयर, कितना बड़ा अमाउंट है। कई लोगों को पूरे पैसे दे के भी खरीदवाए, कई लोगों को मार्जिन ट्रेडिंग भी करवाई, बाकी चीजें भी हुई। अब लास्ट दिन, मतलब जिस दिन ये आया है अक्टूबर 1929 में, उससे पिछली नाइट जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल मतलब उल्टी हुई। प्लानिंग ये हुई कि कल मार्केट गिरनी है, बीडब्ल्यू को पिछली रात पता था, लेकिन आंधी का पता था, तो वो साइक्लोन या वो टोर्नाडो का पता नहीं था कि कल मार्केट में टोर्नाडो आना है। बीडब्ल्यू ने अपने दोस्तों को बोला लोग शेयरों को बेचेंगे, तुम खरीदना। ये सबसे गलत डिसीजन गया, मतलब बीडब्ल्यू का अब तक जो बिल को पढ़ रहे हैं, जितने भी बिल ने डिसीजन लिए हैं उनमें सबसे गलत डिसीजन। डिसीजन क्यों? टोर्नाडो के कारण। बिल को लग रहा था कि एक बार मार्केट गिरेगी, संभलेगी, गिरेगी। हालांकि पैनिक सेलिंग हुई उस दिन, तो जिन्होंने पैनिक सेलिंग करी वो बच गए। मतलब पैनिक में आके मान लो शेयर है 52 था, 52 का कुछ भी हुआ, 50 हुआ, 48 हुआ, 45 हुआ, लोग निकलते जा रहे थे, लोग पैनिक सेलिंग में। बीडब्ल्यू के फ्रेंड और रिश्तेदार जो थे वो होल्ड कर रहे थे या खरीदारी कर रहे। ये हुआ, ये गलत हुआ, क्योंकि होल्ड या खरीदारी में सारे के सारे इसके दोस्त फंस गए।
और सारे के सारे बीडब्ल्यू से सलाह लेने वाले लोग फंस गए, सारे के सारे रिश्तेदार फंस गए। देखो मदर को क्या बोला कि $60 से नीचे बेचना नहीं है भाई साहब, $60 पे भी नहीं सेल करना है तो हैरानी वाली बात, $60 पे भी आपने सेल आउट नहीं करना है। बीडब्ल्यू की ये था थोड़ा गिरेगी फिर समझ जाएगी। जैसे मेरे दोस्त जैसे पीछे 3-4 महीने से उस कंपनी को होल्ड कर रहा था बिल, कि मान लो 4-5 महीने का मेरा तजर्बा है कि मैं जो जैसे करवा पा रहा हूँ उस कंपनी के साथ वैसे ही हो रहा है। जब भारी खरीदारी करवाएंगे तो भाई साहब वो अपने आप शेयर होगा, लेकिन वो सारा शेयर बाजार ही क्रैश डाउन हो गया। जब वो क्रैश हुआ तो भी मतलब वो शेयर बाजार के साथ ही बिल डब्ल्यू का ये क्रैश हुआ, जहां पर बिल ने लिखा है ना कि मेरे कितने दोस्तों ने छलांगे मार दी मार्केट में, कितने दोस्त जो मर के मतलब ऊपर से कूद कूद के मर गए। हमारे यहाँ इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चले गए थे, दिल्ली के 2-4 मोटे जो नाम हैं वो उसमें गए थे, वो हर्षद मेहता वाले कांड में हैंग हो गए थे भाई साहब, फांसियां लगा ली थी लोगों ने। और मेरे को भी हल्का हल्का याद है वो हर्षद मेहता के उसमें, मतलब ये जो ब्रांड है दिल्ली में 2-3-4 ब्रांड बड़े बड़े मोटे इनके मालिक निकल गए थे। तो इस प्रकार की चीजें लगी होने, और बीडब्ल्यू जो है वो बिल्कुल ब्रोक शब्द से ही करा कि बिल्कुल कंगाल हो गया भाई, सब कुछ चला गया उसमें। क्योंकि मार्जिन ट्रेंडिंग थी, बीच का मार्जिन था, 2-4 आप डॉलर का खेल था, और $20 की टूट थी, 40% से ऊपर का शेयर बाजार एक दिन में क्रैश डाउन। आजकल तो खैर गवर्नमेंट ने करा भी हुआ है, शायद 8% 10% का जो है होल्ड, मतलब इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन वो जब वो लग जाते हैं कुछ वो माइनस पता नहीं रेड पॉइंट लग जाता है तो अगले दिन भी वो मार्केट गिरती है। तो यार ये बीडब्ल्यू पैनिक एंड फोल्ड। हालांकि बीडब्ल्यू अब पलट के फिर इसी कंपनी में को जब वो आगे आएंगे अगले 2 पैराग्राफ में एक और झटका मिलने वाला है बीडब्ल्यू को, तब भी इसी कंपनी के पीछे पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं, मतलब वो अब आने वाला समय भी बीडब्ल्यू के लिए कुछ नहीं, और ये वाला समय जो है वो बिल्कुल अंधकार में चला गया। और बीडब्ल्यू की जो एक वो लिखा है ना, बीडब्ल्यू की जजमेंट और ट्रस्ट वाले लोग, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिश्तेदार हो ना, बिल्कुल खत्म हो गए भाई साहब। वाइप्ड आउट सही है, वो बिल्कुल स्पाया हो गया। मतलब कई कई तो बिल्कुल जीरो हो गए, बचा है कुछ नहीं। आगे वो जो पीछे मतलब बाद में जो मेंबर भी बना था, तो उसने भी बोला था कि बिल की ऐसी दुर्दशा हुई इस क्रैश डाउन में, जो ये मार्केट में क्रैश डाउन हुआ, कि वो संभाले नहीं समझ सका। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी।